अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बोलजमुन में लाहौर से मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीबा आफ्ताब। 14 अगस्त का दिन वो दिन है जब हमारे शोहदा की लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान जो है आज़ाद मुल्क के तौर पर जो है वो दुनिया भर के नक्शे पर उभरा। और ये सिर्फ ये दिन ही नहीं बल्कि ये हमारी शोहदा की कुर्बानियों और हमारे बुज़ुर्गों की अनथक मेहनत के बाद एक मुस्तकबिल रोशन की बुनियाद है। और पाकिस्तान जो 14 अगस्त के करीब आते ही बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ गई और 14 अगस्त के हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी है। आखिर जेनज़िस कितने जो है वो पुरजोश है और वतन के लिए मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं तैयारियाँ। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका? मुश्तबा। मुश्तबा, कैसी जा रही हैं तैयारियां? खुशी है? किस चीज़ की खुशी है? 14 अगस्त 14 अगस्त को क्या हुआ था? आज़ादी हुई थी। आज़ादी हुई थी। अभी तक क्या कुछ खरीदा है आपने? कैप, फ्लैग। आप देख सकते हैं कि जो शहरी हैं, बच्चे हैं, वो 14 अगस्त के रंग में रंगे नज़र आते हैं। तो आखिर हम क्यों पीछे रहें। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी जो है वो 14 अगस्त के रंग में रंगी गई हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये मंजर आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि बाज़ारों में गैर मामूली रश देखने को आ रहा है। हर तरफ चहल पहल है, खुशी का माहौल है। हमारे साथ यहाँ पर फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, किस तरह से आप 14 अगस्त की तैयारियाँ कर रहे हैं? बस ये खुशियाँ बच्चों की हैं, बच्चों की खुशियों के साथ सेलिब्रेट करना पड़ता है। आज हम निकले हैं इसको लेके, कुछ शॉपिंग की है, कुछ झंडियाँ वगैरह ख़रीदी हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। अब झंडा रह गया, इंशाल्लाह वो ख़रीदेंगे। बाकी इनकी खुशी के लिए करना पड़ता है सारा कुछ। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? मेरा नाम अहमद है, मैं बड़े होकर फ़ौजी बनना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जी आप बताइएगा, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और किस कदर खुशी है? बस इसी तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के और आज़ादी के साथ साथ बच्चों के लिए हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने ख़रीद ली हैं और कुछ और हम ख़रीद रहे हैं। बच्चों की खुशी में सबकी खुशी है और ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि बच्चों को भी पता चले कि इस दिन कितने जोश खरोश से सेलिब्रेट किया जाता है। जी आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो खुशी का मौका है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और मज़ीद लोगों से करते हैं बात। जश्न आज़ादी करीब आते ही हर जगह पर जो है वो 14 अगस्त के लिए जो है वो मुख्तलिफ सजावटी स्टॉल्स सज चुके हैं, जिसमें घड़ियाँ, झंडियाँ, सब्ज़ और सफ़ेद हलाली परचम, शर्ट्स, कैप और दीगर जो है वो सजावटी अशिया जो है वो शामिल है। आइए दुकानदार से बात करते हैं। जी बताइएगा, इस वक्त जो है वो पिछले साल की निस्बत किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है? इस साल चाइना का माल बहुत ज़्यादा बिक रहा है। चाइना की जितनी भी आइटम है ना, लाइट वाली बहुत ज़्यादा बिक रही है। जी हमें वो चाइना की जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो दिखाना पसंद करेंगे ये आप? देखें, ये लगी हुई है। ये देखें स्टिक है, ये चीज़ है, ये सभी लाइटिंग वाली हैं। ये देखें इसके अंदर लाइट है। इस दफ़ा काम बहुत ज़्यादा है, पिछली निस्बत कम था, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, तो ख़रीदारी का सिलसिला कैसा जा रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा काम है, कस्टमर भी बहुत है, काम बहुत अच्छा जा रहा है हमारा। अच्छा, हर दफ़ा जो है 14 अगस्त आती है तो बैचेस जो है वो बहुत मकबूल होते हैं। तो काइंडली आप हमें बैचेस की कीमतों के हवाले से भी गाइड कीजिएगा। जी कीमतें इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा हैं और मरीम नवाज से गुजारिश है कि ना हमें अड्डे लगाने की इजाज़त दें। इस दफ़ा अड्डे नहीं लगाने की इजाज़त दे रहे तो काम थोड़ा सा ना स्लो भी लग रहा है, ठीक है ना। इनको चाहिए कि अड्डे लगवा दें, आखिरी 5 दिन दे दें, चलो जो लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा पूरा हो जाए। आइए बढ़ते हैं आगे और ख़रीदारों से भी बात करते हैं। जी बताइएगा, किस तरह से आप 14 अगस्त मनाने का इरादा है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों के लिए परचेज़ करने आए हुए हैं। हमारी भी हुकूमत से यही है कि हमें जो है ना बाहर स्टॉल वगैरह लगाने दिए जाएं ताकि जो है हम थोड़े 4-5 दिन जो है काम कर सकें। LDA कॉरपोरेशन बहुत तंग करती है, बाकी सामान महंगा होता ही रहता है। सबसे मेन चीज़ है कि हमें जो है ना सेल करने दिया जाए। अब हम परचेज़ तो कर रहे हैं, अब हमें सेल करने का नहीं पता कि हम सेल कर भी सकते हैं आगे कि नहीं कर सकते।
एलडी हमें बहुत तंग करती है। हाँ जी, जैसा कि आपने जाना कि महंगाई तो इस दफ़ा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि खरीदो फरोख्त का सिलसिला रुक गया, खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी और सारी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ यहाँ पर खूबसूरत फैमिली मौजूद है, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या करने आई हैं यहाँ पे आप, और क्या किस तरह से 14 अगस्त मनाने का इरादा है? इस तरह 14 अगस्त माशाल्लाह पाकिस्तान का एक हिस्सा है और 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना है, तो इंशाल्लाह हम ये 14 अगस्त पूरे जोश से मना रहे हैं। बच्चों के लिए आए हैं तो लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कहा जाता है कि ख़वातीन जो है उनका जो शॉपिंग का सिलसिला है, जब तक वो इवेंट आ ना जाए, त्यौहार आ ना जाए, तब तक जारी रहता है। तो क्या आपकी भी मिसेस तब तक खरीदती रहेंगी कपड़े? जी हाँ, जितनी देर ज़िंदगी है इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। अच्छा बताइएगा, सच सच बताइएगा, अब तक बाजार के कितने चक्कर लगा चुकी हैं? बाज़ार के 3 दफ़ा चक्कर लगा बैठी हूँ, लेकिन चीज़ों की कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वही वाला ओल्ड फैशन चीज़ें वही आ रही हैं रूटीन्स में, वही पुरानी बैठ के तो लोग देख लें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, सिर्फ बच्चों की खरीदारी का सिलसिला जारी है या आप अपने लिए भी कुछ खरीद? नहीं, मैं अपने लिए लूँगी, लाजमी लूँगी, हम लोग भी इसका हिस्सा हैं और बच्चों के लिए भी ले रहे हैं और इसी तरह बस चलता है। हाँ जी, बच्चों के लिए तो खरीदारी का सिलसिला जारी है। तो आखिर ख़वातीन क्यों पीछे रहे? ख़वातीन क्या किसी से कम है? तो आइए बढ़ते हैं आगे और मज़ीद फैमिली से बात करते हैं। जी आप देख सकते हैं कि हर तरफ सब्ज़ और सफ़ेद परचम लहरा रहे हैं और हर तरफ सब्ज़ और सफ़ेद रंग दिखने को मिल रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे पूरा शहर जो है वो रंगों में डूब चुका है। आइए शहरियों से बात करते हैं। जी बताइएगा, किस तरह से 14 अगस्त मनाने का इरादा है? 14 अगस्त बहुत अच्छा मनाने का इरादा, हम अपने पाकिस्तान के लिए जान भी दे देंगे इंशाल्लाह। हर साल ऐसे ही मनाते हैं और अच्छा मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और यही पाकिस्तान के रोशन सितारे हैं। जी बताइएगा, क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? मैं बड़े होकर फौजी बनना चाहता हूँ और पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहता हूँ और अच्छा बनना चाहता हूँ। कि 14 अगस्त को क्या हुआ था और क्या करना चाहते हैं आप मुल्क के लिए? 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हमें मुल्क के गलियाँ सजानी चाहिए, बाजे नहीं बजाने चाहिए। इस दिन लोग शहीद हुए थे अपने मुल्क के लिए और हमें मुल्क को आगे ज़्यादा बढ़ा। सुने आपने बाजे नहीं बजाने चाहिए 14 अगस्त को? अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या इस ऐनक से नज़र आ रहा है? जी। तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो भाई 14 अगस्त के रंग में रंगी नज़र आती है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। और आइए मज़ीद जेंजी से बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कुछ तैयारियां करें आप 14 अगस्त के हवाले से और किस कदर आप पुरजोश हैं? हमको जोश तो होगा क्योंकि 75 साल पहले हमारे बड़ों ने इसके लिए वतन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। आप बाज़ार हैं, मतलब जो पिछली बार रेट थे हमें वो रेट नहीं मिल रहे, मतलब पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा महंगे हो गए हैं जो झंडियाँ वगैरह। अभी तो हम एंटर हुए हैं, अभी चीज़ें देख रहे हैं। 14 अगस्त के बस कपड़े वगैरह ही लिए हैं। 14 अगस्त का जोश तो सबको ही होता है, पर महंगाई की वजह से कुछ लोग ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते और रश भी ऊपर से बड़ा कन्फ्यूज़न होती है इंसान को चीज़ें खरीदते वक्त। ज़िंदगी में रंग होना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी तो रंगों के बगैर वैसे भी अधूरी है। तो आइए बढ़ते हैं शहरियों से बात करते हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त में तो अभी काफ़ी दिन बड़े हैं, तो आप तो पहले ही 14 अगस्त के रंग में रंगे नज़र आते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें कितनी सेल हो जाएंगी? ये माशाल्लाह 14 अगस्त तो बहुत धूम से मनाएंगे और हमारी जिंदा दिल पहचान है हो रही है, हम हैं और घरों को सजाएंगे। पाकिस्तान पूरा हमारा है, इन्हें छीने नहीं देंगे। ये जश्न आज़ादी खून पसीने से बना हुआ है। ये झंडा ये हमारी पहचान है, ग्रीन और वाइट, क्योंकि हर किसी को वेलकम करते हैं। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जश्न हमारा पहचान है और मनाएंगे, ऐसे लोगों को दिखाएंगे। जज्बा जुनून है हमारे में, पप्पू भी चलाएंगे पाकिस्तान। बच्चों को कपड़े लेके देंगे, एयरबैन लेके देंगे, झंडियाँ लेके देंगे। सबसे पहले परचम है जो छतों पे लगाएंगे, बाजा नहीं लेके देने, शोर है, सिर दर्द है। और बच्चों को बताएंगे जज्बा। पहले हम छोटे होते थे, झंडियाँ लगाते थे परचम आटे के साथ, घरों को सजाते थे, पूरी छत घर सजा देते थे आटा लगाते। अभी तक कुछ खरीदा है आपने? हाँ जी, क्या खरीदा बताए ना। हमने वो लगाने के लिए छापे खरीदे हैं, वो कलर्स खरीदे हैं और वो जो मुंह पे लगाते होते हैं वो खरीदे हैं और झंडे खरीदे हैं।
जी आप बताइएगा कि क्या कुछ अभी तक खरीदा है और कैसी जा रही हैं तैयारियां आपकी? जी बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ख़रीदने आए हुए हैं, झंडे और बैचेस वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जोशो खरोश है 14 अगस्त का, और माशाल्लाह रश भी है बहुत ज़्यादा उर्दू बाज़ार में, और अल्लाह पाक ऐसे सलामत रखे पाकिस्तान को। आप बताइएगा आपने भी कुछ खरीदा है? इनके लिए तो लेने आए हुए हैं। और 14 अगस्त तो बच्चों की ही है, जी बताइएगा क्या कुछ खरीदा है आपने और किस तरह से जो है वो 14 अगस्त मनाने का इरादा है? 14 अगस्त मनाने के लिए तो बस अभी बच्चों की तैयारी के लिए आए हैं, बच्चों का सामान लेने के लिए। अब इंशाल्लाह देखते हैं, जो पसंद आएगा लेंगे। अल्लाह पाक हमारे वतन को ऐसे ही रखे, आबाद रखे, बस खुशियाँ देखते रहें। जी जैसा कि आपने देखा कि जो शहरी है वो सिर्फ ख़रीदारी नहीं कर रहे, बल्कि जो है वतन के लिए दुआ भी कर रहे हैं कि वतन जो है वो शादो आबाद रहे और हमेशा सलामत रहे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जैन जी एक समझ लें कि जो आज की साइंस के हवाले से आज की जनरेशन है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा पीछे है। हम भी उसी भी आते हैं, जेंजी में आते हैं, लेकिन बात यह है कि जो फिज़िकली एक चीज़ को एंजॉय करना, हम अगर चाहें तो वो जैसे ऑनलाइन चलता रहता है सिस्टम, एक किसी एक को 14 अगस्त विश कर दिया और उससे विश का रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन जो बात फ़िज़िकली है बच्चों के साथ एंजॉय करने की है उसका मज़ा अलग ही है। अच्छा ये बताइएगा कि वतन के लिए क्या करना चाहते हैं आप? देखिए वतन के लिए कुर्बानी जितनी भी दे कम है, हम इसके ऊपर तो बात नहीं कर सकेंगे। मेरा इस बारे में नॉलेज भी इतना नहीं है। अच्छा आप मुझे यही बता दें, अगर वतन बेशक कुर्बानी मांगता है, अगर आपको किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े तो आप किस चीज़ की कुर्बानी देंगे? देखिए अगर मुल्क बचाने में मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ती तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि इस मुल्क को अगर मेरी जान से कोई फ़ायदा हो जाता है, यानी कि मेरी जान देने से कोई फ़ायदा हो जाता है, आने वाली मेरी जो नस्लें हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे और मेरी नस्लें सेव हो जाएंगी। देख सकते हैं कि 14 अगस्त के लिए सिर्फ मुख्तलिफ जो है वो सजावटी अशिया के स्टॉल्स नहीं लगे, बल्कि ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो है वो सब्ज़ और सफ़ेद खूबसूरत जो है वो कपड़ों की जो है वो दुकानें भी सज चुकी हैं, और जो ख़वातीन की जो है वो यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है, जो कि ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है और वो ख़रीदारी में बिज़ी हैं। मैडम हमारी भी बात सुन लें, जी बताइएगा क्या कुछ ख़रीद रही हैं आप? ये मैं अपने बच्चे के लिए ना 14 अगस्त का ड्रेस ख़रीद रही हूँ, और उसके बाद अपना भी ख़रीदूँगी और अच्छे से आज़ादी मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ जनरेशन जी मौजूद है, जेनजिस मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या नाम है आपका? ईशम। किस तरह से जो है वो पाकिस्तान 14 अगस्त मनाने का इरादा है? बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से। जी आप बताइएगा। हम लोग एंजॉय करेंगे, घर में जो है वो झंडियाँ वगैरह लगा के और रिलेटिव के घर जाके इस तरह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पहले जो है वो बच्चे जो है वो आटे से भी झंडियाँ लगा लेते थे, ठीक है, तो क्या अभी भी वो ज़माना है कि आप लोग भी घरों में झंडियाँ लगाएंगे? जी बिल्कुल लगाएंगे, हमने पिछली बार भी लगाई थी, इस बार भी लगाएंगे इंशाल्लाह। और वह ये आटे वाली जो है ये अभी तक चल ही रहा है लगाना। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करने का इरादा है? इंशाल्लाह मैं वैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरा तो यही है कि मैं आगे अपने करियर को परस्यू करूँगी इंशाल्लाह। 14 अगस्त का दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशी, इत्तेहाद और मोहब्बत का दिन है, और यही दिन हमें वतन से मोहब्बत करने और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और पाकिस्तान नाम रोशन करने का जो है वो दर्स देता है। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे कराची शहर में होने वाले एक हाई प्रोफाइल केस के हवाले से। मीर रज़ा जो कि एक ताजिर हैं, 28 जुलाई को रात तकरीबन 4:11 पर अपने घर से ऑनलाइन टैक्सी बुक करके निकले और फिर पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। अहले खाना ने तलाश शुरू की और फिरोज़ाबाद थाने में वाक़े की इत्तला दे दी गई। चंद ही घंटे गुजरे थे कि एक लाश जो है वो गुलिस्तान जौहर के इलाके से मिली, जो कि क्यारी के पास से बरामद हुई। इंतहाई मकसूदा लाश की चेहरे
और हाथों के जो नकुश थे वो मिट चुके थे। तलाश ऐप की मदद से शनाख्त करने की कोशिश की गई लेकिन शनाख्त मुमकिन ना हो सकी। लापता होने वाले फिरोज़ाबाद के इलाके से नौजवान ताजिर के वालिद ने कपड़ों की मदद से मकतूल रज़ा को शनाख्त किया, जिसके बाद तहकीकात का आगाज़ हुआ तो मुख्तलिफ़ CCTV फुटेजेस सामने आना शुरू हुई, जिससे ये बात सामने आने लगी कि शायद मीर रज़ा ने ख़ुदकुशी की है। लेकिन केस पुरअसरार उस वक्त हुआ जब मकतूल के अहले खाना का कहना ये सामने आया कि रज़ा ख़ुदकुशी नहीं कर सकता। मकतूल जो रज़ा हैं उनका फैफिल का अपना एक बिज़नेस था, साथ ही दीगर इन्वेस्टमेंट के अंदर उनके कारोबार थे, शराकतदारियाँ भी थीं। तो वालिद का कहना ये था कि कारोबार जो है उसके अंदर लेन देन का मामला हो सकता है लेकिन मेरा बेटा ख़ुदकुशी नहीं कर सकता। शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाजी धरने दिए गए, एहतजाज किए गए और उसके बाद हमने ये देखा कि जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आई जिसमें डॉक्टर सुमैया कराची पुलिस सर्जन ने ये कहा कि ये शक व शुबात का शिकार है। 14 ऐसे पॉइंट सामने लाए गए जिसके अंदर ये कहा गया कि ये जो है तफ्तीश और जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है ये मुकम्मल नहीं है, जिसमें सर का मुआयना है, खोपड़ी का खाल हटाना, उसके साथ साथ जो जिस जगह बुलेट फायर होती है उस जगह के नमूने हासिल नहीं किए गए, एक्सरा नहीं किया गया और पुलिस तफ्तीश के अंदर एक अहम नुक्ता सामने रखा गया कि जिस जगह से डेड बॉडी मिली वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तस्वीरें जो है वो हासिल नहीं की गई। होल की तलाश शुरू की गई तो 10 रोज़ के बाद पुलिस को जाए वक़ुआ से सिर्फ 2 फीट के फासले पर होल भी मिल गया। मुख्तलिफ़ CCTV फुटेज सामने आई जिसमें ये देखा गया कि मीर रज़ा जाते हुए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के करीब शादी हॉल के एक CCTV कैमरे से एक फुटेज सामने आई जिसमें देखा गया कि कुछ रोशनी सी चीज़ उन्होंने अपनी जेब से निकाल के देखी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मोबाइल फ़ोन था। मकतूल की जो एप्पल वॉच थी, स्मार्ट वॉच है, उस वॉच की मदद से कुछ मैसेजेस भी सामने आए। इसी तरह पुलिस ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड किया और दीगर जो मकतूल के जो मंगेतर हैं उनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आज हम आपको अपने प्रोग्राम में तमाम चीज़ें बताएंगे और दिखाने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही मकतूल के जो बयानात, मकतूल के वालिद के जो बयानात हैं वो भी सामने रखेंगे और इनके वकील जो जिब्रान नासिर का कहना रहा है कि इस केस में कहां कहां पुलिस ने तफ्तीश में कोताहियां की हैं वो सब भी सामने रखेंगे। तो आज ये चलते हैं आगे की जानिब, मज़ीद इस केस के हवाले से आपको और आगाह करते हैं। के अंदर 8 लोग मौजूद हैं। 8 लोग इस वक्त अपने अपने कागजात पे अपने फॉर्म्स पे अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट कर रहे हैं। फिर इन्होंने बैठ के आराम से अपने नोट्स को कोरिलेट करना है। ये एक्सपेक्ट करना कि अभी मेडिकल बोर्ड बाहर निकलेगा और आपको हतमी ऐलान कर देगा, मुमकिन नहीं है ना। एक पैथोलॉजिस्ट हैं, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, एक ऑटोप्सी के एक्सपर्ट हैं, फिर 3 मेडिकल लीगल ऑफिसर्स हैं, फिर एक आइडेंटिफिकेशन के CPLC के एक्सपर्ट हैं। सब ने अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है, उसका फिर एक मेजॉरिटी भी बनाएंगे, कोरिलेट करेंगे अपनी। फिलहाल जो प्रोसेस है वो सुबह 10:50 पे पॉइंटेशन हो गई थी वालिदैन की तरफ से कि जी ये कब्र है और 11:09 के ऊपर कब्र कुशाई का प्रोसेस शुरू हुआ। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से इस सारे केस को, जो ये पुरस्कार केस था, इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया। साथ ही जो एडवोकेट जिब्रान नासिर हैं उनके तरफ से जो कब्र कुशाई की दरख्वास्त जमा कराई गई थी, उसके बाद अब हमने देखा कि कब्र कुशाई आज जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम किया गया, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से नमूने हासिल किए गए। गन पाउडर और तशद्दुद के निशानात को देखने के साथ साथ जो गन शॉट था उसकी भी बारीक बीनी से जांच की गई है। साथ ही DNA के हवाले से DNA के सैंपल्स भी हासिल कर लिए गए हैं और रज़ा के जो वालिदैन हैं उनका भी DNA सैंपल हासिल कर लिया गया है ताकि जो रज़ा है उसकी शिनाख्त भी मुकम्मल तौर पर मुमकिन हो सके और जो फॉरेंसिक्स के जो सैंपल्स और नमूने हासिल किए गए हैं उसकी जांच के लिए उन्हें लेबॉर्ट्री भिजवाया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही इस केस में अहम जो शवाहिद हैं वो भी सामने आएंगे और केस में एक नया रुख भी आ सकता है। अब तक के लिए प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं लाहौर से आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा तो ज़्यादा होता है लेकिन जब कीमतें कम करने की बारी आती है तो इंतहाई मामूली कमी की जाती है और जिससे शहरियों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं
और शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पेट्रोल की कीमत जब कमी की बारी आती है, इंतहाई मामूली कमी, चंद पैसों की कमी, जब इजाफा होता है तो 20-30 रुपये, तो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप इस कमी और इजाफे को? सर कमी और इजाफे से यही है कि बस मुश्किल से जॉब वगैरह कर रहे हैं तो मैनेज करना ही पड़ता है। अब जाना तो ज़रूरी है, लाजमी है। तो यही है कि जो अपना जो खर्चा वो इनके ऊपर ज़ाया करना पड़ता है हमें। ऊपर से ये पेट्रोल का भी मसला आपको पता है, पूरा भी नहीं डालते कहीं, तो फिर वो कई दफ़ा मैनेज भी नहीं होता। मुश्किलात है ज़िंदगी, करना पड़ेगा गुजर बसर। तो गुजर बसर जो है वो करना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में जब कमी की बारी आती है तो हुकूमत चंद पैसों की कमी करती है, जब इजाफे की बारी आती है तो 10-20 रुपये इजाफा। एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीज़न, आप क्या समझते हैं कि क्या एवरेज पर लीटर होना चाहिए जो सबके लिए जो अफोर्डेबल हो, गवर्नमेंट को भी कुछ बच जाए और आवाम का भी जो है वो ख़र्चा ज़्यादा ना हो? क्या कहेंगे? पेट्रोल का रेट जो है ना नॉर्मली होना चाहिए 200 रुपये लीटर, ताकि हर बंदा अफोर्ड कर ले। 200 भी महंगा है, लेकिन चलो इतना बंदा ना अफोर्ड कर ले। लेकिन जो अभी रेट है ना और आगे जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा है। 270 था, वो भी ज़्यादा था, तो उधर से ये किधर ले आए हैं तेल का, मतलब तो बहुत ये महंगा तेल है। मुश्किल है, लेकिन अब ज़रूरत की चीज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो कर रहे हैं बर्दाश्त, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। जिनकी हुकूमत है वो ही कर सकती है, तो हम तो अपील ही कर सकते हैं। आगे अब उनको तरस आए तो ठीक है, ना आए तो वो फिर लगे रहेंगे, वो तो उनको कौन रोक सकता है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि देखें जिन्होंने कीमत बढ़ानी है उनको कौन रोक सकता है। कुछ और लोग हैं, कुछ और शहरी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे हमारे साथ एक सिटीज़न है, वो बात करना चाह रहे हैं। सर बताइएगा कि सवाल ये है कि जब पेट्रोल की कीमत में कमी की बारी आती है, चंद पैसों की कमी होती है, 1 रुपया हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है, लेकिन जब इजाफा होता है तो वो लंबी छलांग होती है। ये क्या साइंस है जो हुकूमत को समझ नहीं आ रही, लोगों को समझ आ जाती है? ये हुकूमत को इसलिए नहीं समझ लगती कि उनके पेट ही नहीं भरते। अब क्या करें हम, उनको चाहिए ना जो बनता है। अब मेरा हिसाब से दुनिया में पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं है जितनी इधर है, तो इनको चाहिए कि एहसास करें। वैसे कहते हैं कि ये हमें रात को नींद नहीं आती, हम आवाम का बड़ा ख्याल हमें हमारे दिल में है, तो ये सब झूठ है। अगर हो तो फिर नज़र आ जाए, हर चीज़ नज़र आ जाती है। हाँ जी, क्योंकि कमी है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो इजाफा कीमतों का नहीं है, बनती नहीं है। हाँ जी, ये कभी हुआ ही नहीं था। ये तो इन्होंने अपना क्या कहें, अब किसी को, सब समझदार हैं, इशारा ही काफ़ी होता है इंसान के लिए। तो रोज़ कीमत किस लिए, कहाँ से कहाँ, क्या इसका मकसद है कि आप रोज़ कीमत बढ़ा दें और रोज़ कम कर दें? कम आपने करना है 50 पैसे, 1 रुपया बढ़ानी है तो आपने 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये बढ़ा देनी है कीमत। ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना। हाँ जी, तो इनको चाहिए कि आवाम का सोचें, अपना सोचते हैं ना। हर चीज़ उन्होंने महंगी की हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती है? दालें, आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, स्कूल की फीसें, बिजली के बिल, पानी, हर चीज़ तो इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है। फिर कहते हैं जी हमें बहुत फिक्र है, हमें रात को नींद नहीं आती। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो कीमतों की रोज़ाना की बुनियाद पर तयन है, ये नहीं होना चाहिए, इससे बजट डिस्टर्ब होता है। और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ जो है उसकी कीमत जो है वो ऊपर चली जाती है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक हमारे पास आए हैं एक और सिटीज़न। भाईजान बताइएगा, पेट्रोल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज होना समझ में आता है कि हफ्तावार होना चाहिए? बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि गरीब आवाम है यहाँ पे सारी, वो आजकल अपनी रोटी पूरी करें या पेट्रोल डलवाएं। तो पेट्रोल की कीमत क्या आप समझते होनी चाहिए एवरेज, कितने रुपए लीटर जो है वो आपको बारे में? 250 रुपये मैक्सिमम ठीक है। 250? हाँ जी, क्योंकि 500 में 2 लीटर आ जाता तो यही काफ़ी है। आजकल 500 में 1.5 लीटर भी नहीं आ रहा, 1.25 लीटर आ रहा है। ऐसे बिल्कुल 1.25 लीटर आ रहा है 500 में, और कीमतें जो हैं वो ऊपर नीचे जा रही हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत में जो मुसलसल इजाफा है, जब कमी की बारी आती है तो मामूली कमी होती है, चंद पैसों की कमी होती है, जब इजाफा तो वो 10 रुपये, 20 रुपये, तो क्या ये हिसाब किताब समझ में आता है? बजट इससे डिस्टर्ब कितना होता है आपका? इससे 10-20 रुपये का जो मसला है ना, ये तो अगर 100 या 150 इसके राउंड पर आए तो फिर तो समझ आती है। 10-20 से क्या है, 10-20 आजकल एक बच्चे के दोगे वो भी नहीं लेगा, ठीक है। 10-20 से हमारी करेंसी जो है ना बिल्कुल ख़त्म है। हमें तो चाहिए ये, अगर ये 100 जाता ऊपर
तो वापस 100 में भी आए, ठीक है। 10-20 के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो हमें फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी, ना भी करें तब भी वो चल रहा है हमारा। बाकी जो हालात हैं वो दुनिया के साथ हैं, मुल्क के साथ हैं, जो भी हैं। बिल्कुल, ख़रीदारों का कहना है, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनका कहना है कि जो चंद पैसों की कमी है उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर काइंडली बताइएगा आप कि पेट्रोल की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पे जो कीमतों का तयन है, इससे बजट कितना मुतासिर होता है और क्या ये समझ में आता है? डेली रात सोते हैं, सुबह उठते हैं, कीमत चेंज होती है, क्या कहते हैं? सर जी हम कुछ नहीं कह सकते, हम एहतजाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद में जो बढ़ेगा आपका लाजमी बात है कि आपका बजट ख़राब होगा और किसी को इसमें कहने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं बना। हम ऐसे शोर डालते रहेंगे, किसी को भी कोई असर नहीं है। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या तजवीज़ है कि कितने रुपए लीटर जो है वो एक मोटरसाइकिलिस्ट को वारे में है, उसके बजट? जो 100 रुपये वो तो आवाम को मिला नहीं, तो वो आगे क्या कहेगा? वो मैसेज दिखा सकते हैं हमारे, तो किसी को पैसे नहीं मिले। ये हमारे साथ राइडर हैं, बाइक चलाते हैं? नहीं। फिर लेबर है, मजदूर हैं। तो क्या कहते हैं आप कि पेट्रोल जो है वो आप क्या समझते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों का तयन मुनासिब है? इस समझ में आता है कि या फिर हफ्तावार होना चाहिए, 15 दिनों बाद होना चाहिए? और दूसरा ये कि जब पेट्रोल की कीमत में कमी की बारी आती है तो मामूली कमी, चंद पैसों की कमी, और जब इजाफा तो वो रुपए में ये बैलेंस आउट नहीं हो जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो अब तो यूँ लगता है कि जैसे अल्लाह की ज़ात भी जो है ना वो नहीं सुनती। अब तो ये यहाँ तक हो गया है, वरना जो ये लोग दुआएं लेते हैं उसका कुछ तो असर हो, जो हालात जा रहे हैं। देखें, जो आदमी 300 का पेट्रोल डलवा के अपना पूरे दिन में जो भी काम थे, कारोबारी सिलसिले या जो भी मजदूरी लेबर वो कर लेता था, अब वो 1000 में भी नहीं होता, तो वो उसमें क्या कमाएगा, क्या खाएगा? अब काम कई काम ऐसे होते हैं जो होते ही बाइक पे हैं, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, बाइक पे करने पड़ते हैं। तो ये है कि बस अल्लाह ताला इनको अपना खौफ इनके दिलों में डाले। तो आप क्या समझते हैं कितने रुपए लीटर जो है वो अफोर्डेबल है शहरियों के लिए? देखें, ये जितना भी कम हो सके, देखिए ये अपर क्लास जो है वो तो कर सकती है, वो जितना मर्ज़ी कर सकती है, लेकिन जो हम लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल के साथ हमारा एक किस्म का रिश्ता है, बाइक में डलवाएंगे, काम करेंगे पूरा दिन, उसमें सर्विस होती है, तो कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए। एहसास करना चाहिए लोगों का, और कीमतों का जो है वो मुनासिब होना चाहिए। सर आप बताइएगा, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते क्या समझते हैं, पेट्रोल की कीमत रोज़ाना ऊपर नीचे, जब नीचे करने की बारी आती है तो चंद पैसे कमी, जब बढ़ाने की बारी आती है तो 10 रुपये, 8 रुपये, 20 रुपये, तो कितना बजट आपका मुतासर हो रहा है? रात सोते हैं, सुबह उठते हैं तो कीमतें? जीना बहुत मुश्किल हुआ है गरीब आदमी का। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं उन वक्त तो बातें इनकी बड़ी और प्यारी होती हैं, तो जब ये जीत जाते हैं गरीब आदमी का यकीन जाने कि जीना मुश्किल हो गया। रोटी पूरी करें, खाएं, मकानों के किराए दें, मेहनत मजदूरी करें या पेट्रोल के खर्चे बर्दाश्त करें, बस हमारा तो अल्लाह ही है, इसके अलावा कोई बात नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ यंग मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पे जो तयन हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? रोज़ाना कीमतें चेंज होनी, रात सोते हैं, सुबह उठते हैं, कीमत में इजाफा हुआ होता है। कितना बजट आप अभी भी अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, तो हिसाब किताब आउट तो नहीं हो गया? पहले जीना आसान था, अब जीना बहुत मुश्किल हो गया। हम ये कह सकते हैं, इनको चाहिए गरीब वाले के बारे सोचें, उनको सहूलत दे दे। आटा देखो क्या रेट हो गया, मिल भी जाए, सोने के पाव भी हमने खाना है, तनख्वाह वही है, तनख्वाह वही है, गुजारा महंगाई में महंगाई करेगा, गरीब का बंदा क्या करे? क्या समझते हैं कितने रुपए लीटर होना चाहिए? लीटर कम से कम 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 150, 170 भी वजह फिर बंदा चलो इसके मुनासिब तक। इंडिया में 70 रुपये भी है, काफ़ी लोगों को मुल्क में 50 रुपये भी है, होना चाहिए 70-80 रुपये या 100 रुपये लगा, 100 से ऊपर ना हो। 100 से ऊपर ना हो जी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पे तयन, और जब पेट्रोल की कीमत कम होती है, रात
चंद पैसों की कमी होती है, जब इजाफा होता है तो रुपए में होता है। तो कैसे बजट को मैनेज कर रहे हैं, बजट कितना डिस्टर्ब हो रहा है एक आम शहरी का, क्या कहते हैं आप? आम शहरी ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, रोज़ की बुनियाद से चीज़ें बढ़ रही ने। तीन माने जिन लोगों के घर के किराए पे घर है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। और जॉब जो है ना वो जाना ही जाना ज़रूरी है, अगर नहीं जाएंगे तो वो दिहाड़ी मारेगी। अगर हम जाएंगे जॉब करेंगे ड्यूटी करेंगे फिर वो दिहाड़ी लगेगी, दिन के वो पैसे अकाउंट होंगे, फिर रात को आते हैं आगे आगे देखते हैं कि भाई वो पेट्रोल कभी 335 हो गया, कभी 37 हो गया, कभी 38 हो गया। बस वो रात को सोए हुए भी ख्वाब में यही आ रहा होता है कि पेट्रोल भाड़ा है या कम होगा, सुबह काम पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यही हिसाब होता है। तो यकीन माने एक तो घर के बिजली के बिल दे बंदा, किराया दे या फिर पेट्रोल डलवा ले, यही हाल है। क्या समझते हैं क्या एवरेज लीटर होना चाहिए जो सबके लिए अफोर्डेबल हो, जिसमें हुकूमत के भी उसको भी बचत हो जाए, गवर्नमेंट को भी बचत हो जाए और शहरियों को भी ज़्यादा बोझ ना बर्दाश्त? मैं कहता हूँ कि कम से कम मेरी जो राय है कम से कम 230 समझ आती है कि यार 1 लीटर यार 230 रुपये के तक इतना होना चाहिए। 300 350 की समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अगर मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनका दूध भी है, फिर उनके पैम्पर भी हैं, तो बंदा पैम्पर पूरे करे या फिर पेट्रोल पूरा कर ले। थैंक यू सो मच। बस इस पे हर बंदा परेशान है और ये नीचे आना चाहिए, अपनी असल जगह पे इसको वापस आना चाहिए, क्योंकि तमाम मुल्क जो है वो कहीं पे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ जितना हमारे मुल्क में इंक्रीज़ होता है। कितना आप समझते हैं कि पर लीटर क्या है जो हुकूमत को भी मुनासिब है, उनकी भी बचत हो जाए और आवाम? 250 के हिसाब से ठीक था, 250 ठीक था, वहाँ तब रिजनेबल है, अफोर्डेबल है सबके लिए। क्या कहते हैं कितने दिनों बाद कीमतों का तयन होना ही नहीं चाहिए? असी तो कहने जिथे एक जगह तो तेल रुके, आवाम ਨੂੰ पता लगे, आवाम परेशान होंदी पई है, हर चीज़ तो परेशान है। हुण सारिਆਂ ਦਾ रौला पाता ने शीशे लवाओ, कल 2100 रुपये का मेरा चलान किया ने, गिरव जी 91 हुण मैं किधरों आवां दसो मैनू, उन्होंने ना उतों घूम के कितों आईए दसो मैनू। 2100 रुपये का मेरा चलान कर दिता ने, उन्हें कहा 1000 रुपये का सारे चलान करन दे, उन्हें कहा मैं करना ही इन्ने दा, जिन्ने भी की करे बंदा होर दसो। और रक्षा वाला आया बेचारा आया डाले वाला, कहना मैं 1000 रुपये का सारे दिन से काम किया, मेरा तू 2200 रुपये का चलान कर दिता है, तो खुदा ने तेनू बेड़ा गर्क करना है। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਜੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਹੈਲਮਟ ਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? जी बिल्कुल, शहरी जो है वो काफ़ी नाला हैं। हम पता नहीं कैसे पेट्रोल पूरा करके जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, फिर आते हैं, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बढ़ाते 20-20 रुपये ऊपर हैं, आता है 1-2 रुपये नीचे है, पता नहीं क्या गेम चल रही है हमारे साथ, आवाम क्या कर सकती है। जो शहरी हैं उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो तयन है वो समझ से बाहर है, इससे बजट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और इसके साथ साथ शहरियों का ये मुतालबा है हुकूमत से कि जो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत है वो 200 से 250 रुपये फ़ी लीटर में हो तो वो अफोर्डेबल है। इससे ज़्यादा कीमत जो है वो उनके बजट को डिस्टर्ब कर देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।